इजरायली सेना की मूवमेंट की तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। लेबनान बॉर्डर की तरफ जा रही सेना को लेकर यह बड़ी खबर है, ये बड़ी मूवमेंट है। टैंक और सैन्य वाहनों की इस मूवमेंट का मतलब क्या है, समझना जरूरी है। किसी भी वक्त हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। इस वक्त के ताजा हालात और सबसे बड़ी खबर, जहां अब कुछ ही घंटों में लेबनान जंग की आशंका इस आधार पर और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब इजरायली सेना की मूवमेंट की ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और ये मूवमेंट हो रही है लेबनान बॉर्डर की तरफ। लेबनान बॉर्डर की तरफ जा रही सेना, टैंक और सैन्य वाहनों की मूवमेंट। और देखिए इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है। बेरूत के आसमान में आईडीएफ के विमान जंग की आशंका के बीच उड़ान भरी है। फाइटर जेट की आवाज से दहल गया बेरूत का आसमान। तो आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि बेरूत के आसमान में इजरायली डिफेंस फोर्स के जो विमान और उसके बाद हड़कंप मच गया। जरा एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कभी भी इजरायल और लेबनान के बीच फुल फ्लेजेड युद्ध की शुरुआत हो सकती है और उससे पहले बेरूत के आसमान में आईडीएफ के फाइटर जेट की उड़ान क्या बता रही है, क्या इंडिकेट कर रही है, समझना जरूरी है। दो बड़ी खबरें अभी आपने जानी, जहां लेबनान की तरफ बढ़ती आशंका को देखते हुए एक और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईरान की इजरायल को यह विनाश की धमकी है। लेबनान पर हमला हुआ तो विनाश होगा। लेबनान में हमले की आशंका के बीच आ रही इस चेतावनी के बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। उससे पहले जानिए कैसे यूएन में ईरानी राजदूत की इजरायल को मिल रही धमकी को लेकर यह बड़ी खबर है। ईरान ने क्या कहा, प्रॉक्सी ग्रुप में जंग में शामिल होंगे। अब इस हालात के बीच में दी जा रही ये चेतावनी, इस हालात के बीच में दी जा रही ये बड़ी वार्निंग, धमकी है क्या, क्योंकि ईरान की इजरायल को विनाश की यह धमकी है, ये कहते हुए कि लेबनान पर हमला हुआ तो विनाश होकर रहेगा। तो इजरायल लेबनान युद्ध, ईरान का परमाणु बारूद, बड़ी खबर क्या है, किसी भी वक्त लेबनान पर हमला हो सकता है। ईरान की तरफ से क्या तैयारी है, आप देखिए। इजरायली हमले से विनाशकारी युद्ध होगा, हमारे सभी विकल्प खुले, ईरान ने साफ कह दिया है। जंग में प्रॉक्सी ग्रुप भी शामिल होंगे, यह ईरान की तरफ से वार्निंग दे दी गई है नॉन स्टेट एक्टर्स के शामिल होने की बात। अब इजरायल कैसे तैयारी कर रहा है, लेबनान को अंधकार में डुबो देंगे, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया जाएगा, यह प्रण बेंजामिन नेतन्याहू ले चुके हैं। अमेरिका किस तरह से युद्ध की स्थिति में नजर आ रहा है। लेबनान युद्ध की आशंका के बाद अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ, युद्ध को रोकने की कोशिशें लगातार की जा रही कि किसी तरह से शांति हो, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। हालात लगातार खराब होते हुए ही नजर आ रहे हैं। अब इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उनसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दें। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एवीएम ओपी तिवारी सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो कि हमारे साथ एज अ फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और देखिए सबसे पहले संजय सोई सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। कल तक हम दिखा रहे थे कि 48 घंटे सर बहुत ज्यादा क्रूशियल है इजरायल और लेबनान के बीच, और आज ये खबर हम दिखा रहे हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत के आसमान में आईडीएफ के फाइटर जेट की उड़ान। आप क्या देख रहे हैं, क्या क्या इंडिकेट हो रहा है इससे? बिल्कुल करुणा, जैसा कि माहौल बन रहा है, ये पूरी तरह से युद्ध के पहले का माहौल होता है जिसको कहते हैं प्रिपरेटरी एक्शन। तैयारियां हो रही हैं इस समय में पूरी हमले की। इजराइल ने काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रूप्स भेज दिए और जो फाइटर जेट की उड़ान है, उन्होंने बम नहीं गिराया, उड़ान किया। इसका मतलब उन्होंने एक रेकी किया है, फोटो ली होंगी उनकी और लेटेस्ट अपडेट देखा होगा कहाँ कहाँ उनकी तैयारियाँ, कहाँ उनकी गन पोजिशन हैं, कहाँ उनके असले जमा हैं, कहाँ पर उनका डंप्स बने हुए, ये सब चीज़ों की फ़ोटो ली होगी। और एक तरह से देखा जाए तो मैं ये कहूँगा अब गाज़ा की तरफ से इजराइल काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रूप्स हटाकर हिजबुल्लाह की तरफ ले आया है, लेबनान की तरफ ले आया है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जितना करना था काफ़ी कर दिया। अभी उनको बहुत ज़्यादा संख्या में सेना की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर सैनिटाइजेशन चल रहा है, सर्चेस चल रहे हैं और खाली राफा का इलाका है, वहाँ पर अभी कम करके वो यहाँ ले आए। और अभी इनका टोटल फोकस हिजबुल्लाह को ख़त्म करना है, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से लगातार दोनों के बीच में छोटी छोटी झड़पें होती रही हैं, मिसाइल और रॉकेट अटैक्स होते रहे, लेकिन एक बड़ी आपने समझा दिया कि कितना बड़ा खतरा आगाह हो रहा है इन मूवमेंट्स के जरिए। लेकिन एक और इस बीच बड़ी खबर है और उस पर संजय भारद्वाज सर आपसे सवाल लूंगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरे अरब लीग को लेकर खबर है, जहां आतंकियों की लिस्ट से ही हिजबुल्लाह को हटा लिया गया है। अब अमेरिका के दबाव में टेरर लिस्ट में हिजबुल्लाह को डाला गया था, लेकिन इस वक्त इस लिस्ट से हटा देने का मतलब क्या है? आतंकियों की बाकायदा एक सूची होती है, उसी सूची में हिजबुल्लाह का नाम था,
लेकिन माना यही जाता है कि अमेरिका के दबाव की वजह से यह नाम था। अब आतंकियों की इस लिस्ट से हिजबुल्लाह को हटाने का मतलब क्या है? कुछ और ब्रेकिंग उसके बाद इसी को लेकर सवाल, क्योंकि हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरे अरब लीग को लेकर यह पहली बड़ी खबर थी। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। प्रॉक्सी ग्रुप को हथियार भेज रहा ईरान, कार्गो प्लेन से हथियार भेज रहा ईरान। ये देखिए, ये तस्वीरें बकायदा सामने आ रही है और अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा कि जो प्रॉक्सी ग्रुप है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको हथियार सप्लाई किया जा रहा है ईरान की तरफ से, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जाएगा कार्गो प्लेन के जरिए। ये तैयारी ईरान की नजर आ रही है। और ईरान की धमकी के बाद हिजबुल्लाह के बयान को लेकर भी एक बड़ी खबर है, जहां भी करुणा आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ईरान मदद पहुंचा रहा है। वहीं जंग में समर्थन के लिए ईरान को अब शुक्रिया कहा जा रहा है। हमारी जंग गाजा के नरसंहार के खिलाफ है, ये इस वक्त एक और बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से एक और बड़ा बयान, ईरान की धमकी के बाद हिजबुल्लाह का ये बयान, शुक्रिया अदा करते हुए जंग में समर्थन के लिए ईरान को शुक्रिया कहा जा रहा है, ये कहते हुए कि हमारी जंग गाजा के नरसंहार के खिलाफ है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? ईरान और हिजबुल्लाह अगर साथ आते हैं तो अरब में महाविनाश संभव है, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह के लिहाज से कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए समझना उस लिहाज से जरूरी है, जहां देखिए लेबनान पर हमला तो विनाश तय, ये बात ईरान कह रहा है, जबकि हिजबुल्लाह साफ तौर पर यह कहता रहा है कि जंग में समर्थन के लिए आपको शुक्रिया, और साथ ही हम पर इजराइल अमेरिका के हमले को देखते हुए जो बड़ी बात कही जा रही है उसमें यह कह रहे हैं कि इजराइल से शहीदों का बदला लेने का यह वक्त आ चुका है और जंग में हमारी जीत जरूर होगी। तो हिजबुल्लाह के ये बयान भी करुणा बड़े सवाल खड़े करते हैं। अब आप देखिए लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती क्या बोल रहे हैं। लेबनान के सामने मनोवैज्ञानिक जंग इस वक्त है। हमले में हमारे कई लोग हताहत हुए हैं। अभी तक जो हमला किया गया इजराइल की तरफ से, ये लेबनान के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। अब संजय भारद्वाज सर, मतलब समझा दीजिए इस बात का, क्योंकि नेतन्याहू का यह बयान आया कि ईरान के खिलाफ तो हम एक नहीं 7 फ्रंट पर लड़ रहे हैं। ये उसी समर्थन का नतीजा ही है जिस आधार पर नेतन्याहू ने यह बात कही। लेकिन हिजबुल्लाह का ये आतंकियों की लिस्ट से नाम जाना, इसका जरा थोड़ा सा इतिहास समझाइए सर, क्योंकि आज अगर ये फैसला लिया जा रहा है तो किस आधार पर? देखिए, 2-3 बातें। पहली बात कि जो हिजबुल्लाह का जो गठन हुआ वो 1980 और 1992 में हुआ है। दूसरी बात कि हिजबुल्लाह कौन है? हिजबुल्लाह वहाँ की शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरी बात कि इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट ग्रुप का पार्ट है। अभी भी 128 की जो पार्लियामेंट्री जो उनकी यूनिट है उसमें 15 सदस्य हिजबुल्लाह ग्रुप से हैं जो कहते हैं अल्लाह की पार्टी है। तो उस आप मान के चलिए कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पॉलिटिकल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 12% इनका रिप्रेजेंटेशन लेबनान की पार्लियामेंट में, पहली बात। दूसरी बात कि इसको आतंक की श्रेणी में रखा गया। निश्चित रूप से इसका जो तरीका है वो वायलेंट है, रेडिकल है, और वो इस्लाम के लिए जंग करता है। इसमें हमास के साथ खड़ा हुआ तो निश्चित रूप से माना गया कि क्योंकि वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर की श्रेणी में रखा गया। अब चूंकि कई परिस्थितियां बदल रही है। पहली परिस्थिति कि अमेरिका में चुनाव है। अमेरिका में चुनाव बहुत ही क्रिटिकल क्रूशियल चुनाव है। एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी कम्युनिटी अमेरिका में है। दूसरा कि अरब जो अरबियन वर्ल्ड है, सऊदी अरबिया हुआ, बाकी जो कंट्रीज़ है, वो भी इजराइल का जो सेटलमेंट को बढ़ रहा है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसके खिलाफ उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। ये कभी भी नहीं चाहता जो इस्लामिक वर्ल्ड है, अरब लीग कभी भी नहीं चाहता कि जो इस्लामिक सेंटिमेंट है वो इन देशों के खिलाफ जाए। तो निश्चित रूप से एक मोर्चा एंटी इजराइल क्रिएट किया गया, और इसी का फायदा उठाते हुए हिजबुल्लाह को आतंकवादी श्रेणी से बाहर रखने का प्रयास किया गया, हटा दिया गया। और यही वजह है कि जो भी कहा गया कि इस वक्त इजराइल चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम लोग कर रहे हैं। हूती को एंटी शिप मिसाइल देगा रूस। ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। अरब में युद्ध की आग को भड़का रहा है रूस। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है, तो अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से खुलासा, हूती ग्रुप जो कि लगातार लाल सागर में अलग अलग मर्चेंट शिप को निशाना बना रहे हैं और एक बड़ा सरदर्द अमेरिका से लेकर कई देशों के लिए बने हुए हैं, और हूती ग्रुप जो कि लगातार इजराइल के खिलाफ भी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। अब यह खुलासा हो रहा है कि उन्हें एंटी शिप मिसाइल रूस की तरफ से दी जा रही है हूती ग्रुप्स को।
एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है जहां ईरान पर यूएस की इराक से अपील। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इराक से एयर स्पेस बंद करने को कहा गया है। अब ईरान के लिए एयर स्पेस बंद करने की ये जो अपील की जा रही है, प्रॉक्सी ग्रुप को हथियार ईरान भेज रहा है, ये बात यूएस की तरफ से की जा रही है। तो आज के इस हालात में जिस तरीके की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, इस वक्त ईरान पर यूएस की इराक से ये अपील है जहां इराक से एयर स्पेस बंद करने की बात कही जा रही है। और ऐसा इसलिए ईरान के लिए एयर स्पेस बंद करने की अपील हो रही है। प्रॉक्सी ग्रुप को हथियार ईरान की तरफ से भेजे जा रहे हैं। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। लेबनान युद्ध की आशंका के बीच यूरोप में हड़कंप मच गया है। इजराइल लेबनान जंग रोकने की अब कोशिशें शुरू हो गई हैं। यूरोपीय देशों के हिजबुल्लाह की चेतावनी इजराइल के सामने नहीं टिकेगा। हिजबुल्लाह ये कहा गया है इजराइल को अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा और अमेरिका साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है इजराइल के। और नई जो हथियारों की खेप है उसे भी इजराइल के पास भेजा गया है। इजराइल और लेबनान की जंग यूरोप तक क्यों, इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। कुछ बयान और कुछ इस वक्त की इंफॉर्मेशन आपके सामने, उसके बाद ओपी तिवारी सर आपसे सवाल, क्योंकि बड़ी खबर ये अमेरिका, यूरोप और अरब देश एक्शन में आए, ये बात साफ तौर पर कही जा रही है। और ये कि सभी देशों ने जंग रोकने की कोशिश शुरू की। हालांकि जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं उसमें यूरोप और अमेरिका क्या कह रहा है, करुणा, इसको लेकर भी खबर है। बिल्कुल, देखिए यूरोप की तरफ से जंग लेबनान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये चिंता जाहिर की गई है। अमेरिका क्या बयान है, जंग रोकने के लिए लेबनान से बात की गई है। और इसके अलावा यूरोप क्या बोलता नजर आ रहा है, इजराइल की सैन्य शक्ति का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा लेबनान के लिए, हिजबुल्लाह के लिए। अमेरिका, ईरान से भी चर्चा की गई है इसके लिए। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से ये साफ इनपुट था जहां भूमध्य सागर में वॉरशिप भेजे गए हैं। वहीं हिजबुल्लाह ताकतवर तो है लेकिन अति आत्मविश्वास भी उसके लिए गलत साबित हो सकता है। यानी युद्ध विस्तार के बीच अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे इस बयान को भी डिकोड करना जरूरी होगा। लेकिन उससे पहले तिवारी सर, इन तमाम बड़ी खबरों के बीच एक और सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट यह है जहां यूरोप कह रहा है कि अमेरिका भी युद्ध नहीं रोक पाएगा अगर युद्ध विस्तार हो गया तो। क्योंकि भले ही जिस तरीके से अभी भूमध्य सागर में वॉरशिप्स भेजने को लेकर और बड़े सहयोग को लेकर दावे किए जा रहे हैं, ये बार बार दोहराया जा रहा है कि भले ही हमास के खात्मे की बात इजराइल करता था लेकिन हिजबुल्लाह का मुकाबला करना इतने बड़े स्तर पर इजराइल के लिए भी मुश्किल साबित हो सकता है। बावजूद इसके आज की खबर यह है कि अब लेबनान बॉर्डर तक मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सुरभि, देखो ये हिजबुल्लाह, ये इजराइल का जहाँ तक सवाल है, देखिए हमास से खतरा हुआ और उन्होंने एक सिचुएशन फेस कर ली जहाँ इतने लोग उसके मारे गए। अब ये सिमिलर सिचुएशन ये नहीं चाहता कि हमारे नॉर्थ में जो इजराइल के सेटलमेंट है, नॉर्थ इजराइल के लोगों को सफ़र ना करना पड़े। इससे इजराइल को ये महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया है, उसको हिजबुल्लाह को ख़त्म करना पड़ेगा। एटलीस्ट 30 से 40 किलोमीटर इजराइल के जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहाँ तक ख़त्म करना पड़ेगा ताकि इनके जो नॉर्दर्न पार्ट के इजराइल के लोग हैं उनको ये खतरा महसूस ना हो और भविष्य में जो हमास अटैक हुआ था उसको दोबारा दोहराया न जा सके। इसलिए इजराइल को तो यह महत्वपूर्ण कदम उठाना ही पड़ेगा। ये पहले भी 1980 में भी इजराइल ये कदम उठा चुका है ताकि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। इस सिचुएशन में इजराइल अमेरिका की बात मानेगा कि नहीं मानेगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इजराइल को अपने लोगों की, अपने देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, इसका जो उत्पन्न हुआ था ये आतंकवादी संगठन है। अब अरब इसको रिकॉग्नाइज करे ना करे लेकिन आतंकवादी है, कहना सुरक्षा दूसरी से नहीं बन सकता। ये आतंकवादी ही रहेगा। बिल्कुल इसकी जिस प्रिंसिपल से, जिस धारा पे उत्पन्न हुआ वो तो उनकी जमी रहेगी। अब इजराइल को अगर अपनों को एग्जिस्टेंस, अगर एग्जिस्ट करना है, अपने लोगों को सुरक्षित रखना है तो। और बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही ओपी तिवारी सर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इजराइल के अस्तित्व पर भी बड़ा खतरा आ गया है। जिस तरह से हिजबुल्लाह और उसके साथ ईरान और सीरिया, तमाम जो देश है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, जंग की आशंकाओं के बीच सऊदी अरब का बड़ा एक्शन देखने को मिला। सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने के लिए कह दिया है। जंग की आशंकाओं के बीच लेबनान छोड़ने की अपील की गई है। लेबनान इजराइल के बीच किसी भी वक्त जंग की शुरुआत हो सकती है। और कल हमने आपको दिखाया था कुछ ऐसी अपील अमेरिका समेत कई और देशों की तरफ से भी की गई। और अब सऊदी अरब भी बोल रहा है अपने नागरिकों से कि जितना जल्दी हो सके लेबनान को छोड़ दिया जाए। क्योंकि इस बीच सबसे बड़ी खबर यह भी है कि लेबनान पर इजराइल के हमले शुरू हो चुके हैं। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वार, जहां बड़ी तस्वीर भी सामने आ चुकी है कि कैसे फाइटर जेट से हिजबुल्लाह पर बॉम्ब गिराए गए हैं। ये देखिए तस्वीर। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मार गिराए जाने का दावा किया जा रहा है। तो
तो इजरायली डिफेंस फोर्स का ऑपरेशन हिजबुल्लाह क्या है यह आपको बताते हैं। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर बारूदी हमले किए हैं। जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बम गिराए गए। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने विनाशक बमबारी की है। हालांकि हवाई हमले में कई लड़ाकों के मारे जाने की आशंका भी जताई जा रही है और इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमलों का बदला लिया है, ये बात कही गई है। लेकिन जो बात अभी तिवारी सर कह रहे थे, संजय भारद्वाज सर, ये समझा दीजिए, क्या ये सीमित दायरे तक आपको लगता है रह पाएगा? क्योंकि अभी तो इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट करते हुए हिट करना यानी स्पेशल ऑपरेशंस चलाने शुरू भी हो चुके हैं। देखिए, खतरा इजराइल खतरा सीधा सीधा हिजबुल्लाह से ले रहा है। और हिजबुल्लाह जिस तरीके से हमास के साथ खड़ा हुआ और इजराइल पे जो अटैक होते रहे हैं, वो निश्चित रूप से इसको नस्ताबूद करना चाहता है, इसको ख़त्म करना, लिमिटेड करना चाहता है। एक पॉलिटिकल यूनिट के रेडिकल यूनिट्स नहीं रहे, क्योंकि 3-4 जो संगठन है, चाहे हूती है, हमास है, हिजबुल्लाह है, IS है, ये सभी वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर हैं। ये आतंकी संगठन है, आतंकी गतिविधियों को वो देते हैं। लेकिन आप दूसरी बात, क्यों इजराइल इसके लिए ज़्यादा सतर्क है? इजराइल में भी बहुत बड़ा एक क्राइसिस चल रहा है नेतन्याहू के खिलाफ। जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो नेतन्याहू निश्चित रूप से ये क्योंकि इस डिफीट अगर होती है और हिजबुल्लाह मजबूत होता है और हमास मजबूत होता है, तो इजराइल के अस्तित्व पे एक बहुत बड़ा संकट है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो सबसे इमीडिएट जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो यूरोपियन कंट्रीज पे पड़ रहा है। यूरोपियन कंट्रीज कंसर्न है, क्योंकि उनको तेल का संकट है, उनके पॉलिटिकल पीस का, माइनॉरिटी कम्युनिटीज बहुत बड़ी यूरोप में है, और सीधा अगर इस्लामिक और नॉन इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा अगर जिसको नुकसान होगा वो यूरोप को होगा। तो निश्चित रूप से इंटरनेशनल कम्युनिटी कंसर्न है कि हिजबुल्लाह अपना वायलेंट रुख अपनाए करे। हम आतंकवादी नहीं मान रहे, लेकिन आप अटैक करना बंद कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, इजराइल भी रेस्ट्रेंट रखे कि इस तरीके से एंटी इस्लामिक वर्ल्ड वॉर आप क्रिएट मत कीजिए, ताकि पूरे यूरोप में खतरा हो। तो ये कई तरीके के जो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल जो कॉन्फ्रंटेशन हो रहे हैं, वो वायलेंट होते जा रहे हैं, और इससे पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए आप सऊदी अरबिया, बाकी जो अरब लीग के कंट्रीज हैं, वो इसके प्रति कंसर्न है कि इजराइल को रेस्ट्रेंट रखना चाहिए, लिमिटेड रखना चाहिए। निश्चित रूप से सर, ये सवाल है कि क्या ये लिमिटेड रहेगा हिजबुल्लाह और इजराइल के खिलाफ, या फिर पूरा लेबनान और लेबनान के साथ तमाम जो इस्लामिक वर्ल्ड की कंट्रीज है वो तरह आएंगी इजराइल के खिलाफ? एक और बड़ी खबर का हम यहाँ पर रुक कर रहे। राफा में इजराइल का भीषण हमला हुआ। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के ठिकानों पर बमबारी की है। आईडीएफ के हमले में हमास को भारी नुकसान की खबर। ये देखिए आप, राफा की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर हमास के ठिकानों पर बमबारी की गई। तो एक तरफ हिजबुल्लाह से सीधा कन्फ्रंटेशन हो रहा है इजराइल का, और दूसरी तरफ हमास, जो कि 7 अक्टूबर के बाद से 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, हमास के खिलाफ ये युद्ध छिड़ा हुआ और लगातार हमास के ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। ताजा तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं वो राफा की है। जंग की आशंकाओं के बीच बेरूत पे भीषण आग। आपको बता दें, रिहायशी इलाके में अचानक लगी भीषण आग की तस्वीर सामने आई, जहां इजरायल से हमले की आशंका भी जताई जा रही है। तो रिहायशी इलाके किस तरीके से टारगेट पर हैं, क्योंकि जंग की आशंकाओं के बीच ये तस्वीरें सामने आ रही है बेरूत से, और बेरूत में लगी भीषण आग को लेकर ये खबर, जहां इजरायल से हमले की ये आशंका है। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जंग की आशंकाओं के बीच हिजबुल्लाह की बारूदी धमकी आ गई है। इजराइल पर हमलों का वीडियो जारी किया गया है। बिरकत रिशा बेस पर हमले का वीडियो, ये देखिए आप, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ इजराइल हमलों का अंजाम दे रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी ये प्रण ले लिया है कि बदला लिया जाएगा इन हमलों का, और जवाब दिया जाएगा इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे। कल हमने दिखाया था आपको जिस तरह से नसरल्लाह ने बोला था। तो उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने जबरदस्त हमले किए हैं। बड़ी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि शलोमी, गैलिली और लहारिया में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए हैं। खबर यह भी है कि माउंट डोव में भी हिजबुल्लाह ने मिसाइलों से अटैक को करुणा अंजाम दिया है। बिल्कुल, और देखिए यहां पर सुरभि, माउंट डोव में दरअसल इजरायली सेना का मिलिट्री बेस है जो तबाह हो गया है। इसके अलावा खबर है कि उत्तरी इजराइल के मेतुला में हिजबुल्लाह ने रॉकेट बरसाए हैं। शुबा हिल्स में हिजबुल्लाह के अटैक से आईडीएफ का बेस
ध्वस्त हुआ है। इस तरह से दोनों तरफ से बमबारी की जा रही है। संजय सोई सर, देखिए सवाल मेरा आपसे है, जो कहा जा रहा था कि युद्ध होगा होगा होगा, क्या अब आपको लग रहा है जिस तरह से बमबारी दोनों तरफ से हो रही है, इसकी शुरुआत हो गई है, अब ये कितना भीषण होगा बस ये देखना बाकी है? बिल्कुल करना, जैसा कि इंडिकेशन हैं और हर तरह से तैयारी है। हालांकि दोनों तरफ से हमले होते रहे हैं, रॉकेट अटैक, लेकिन ये ग्राउंड अटैक वाली बात है, शायद ये अब काफ़ी इस चीज़ के नज़दीक आ गए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इजराइल ने गाज़ा पर हमला किया था, हिजबुल्लाह की ताकत हमास से काफ़ी ज़्यादा है। इनके पास तकरीबन 1,30,000 रॉकेट्स हैं, 1 लाख के लगभग फाइटर हैं, और इनके पास एंटी एयर भी है, थोड़ा मैन पैड्स है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। लेकिन संजय सोई सर, इतनी ताकत है क्या? जैसे नसरल्लाह धमकी दे रहे थे, कल दिखाया था कि भाई इजराइल को मिट्टी में मिला देंगे, क्या इतनी ताकत है या फिर प्रॉक्सी के भरोसे ये सब हो रहा है? नहीं, ऐसा कि हिजबुल्लाह खुद ही एक प्रॉक्सी है, जो कि ईरान का प्रॉक्सी हम समझे। नहीं, वो बिल्कुल है, लेकिन और जो बाकी जो ईरान समर्थित और भी प्रॉक्सी हैं। बिल्कुल, और ये जो जमीन में मिट्टी में मिलाने वाली बात है, वो शायद संभव नहीं हो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ये काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। उधर इजराइल ने भी कहा है कि अगर इन्होंने इस तरह का कोई हमला किया तो लेबनान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। पुराने जैसे प्रकार से गाज़ा का हाल हुआ है, वो गाज़ा का हाल लेबनान का भी हो जाएगा। तो दोनों तरफ से इस तरह की बातें की जा रही है, लेकिन शक्ति में, टेक्नोलॉजी में, वॉर फाइटिंग में इजराइल बेटर है, लेकिन हिजबुल्लाह उतना कमज़ोर नहीं है। इसकी सप्लाई लाइन पीछे से जारी रहेगी। इसके पास हथियारों की संख्या, रॉकेट की संख्या, फाइटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इतना आसान नहीं रहेगा। शायद यही कारण है कि यूरोप और बाकी देश चिंतित हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो काफ़ी पूरी दुनिया के लिए काफ़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। ईरान ने भी ये कहा कि अगर यहाँ पर हमले हुए तो वो खुल के सपोर्ट करेगा, और उन्होंने हथियार भी भेजने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने भी भूमध्य सागर में अपने शिप डिप्लॉय किए हुए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, ज़्यादा युद्ध फैल सकता है, क्योंकि इराक और सीरिया में भी रशिया सपोर्टेड, ईरान सपोर्टेड सरकार हैं, तो इनको सप्लाई में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो लड़ाई है, यहाँ पर इस समय में ग्राउंड अटैक की इजराइल ने पूरी तैयारी कर ली है, ट्रुप्स इकट्ठे कर लिए हैं, लोगों को गांव खाली करा दिए हैं, पीछे चले गए लोग। यही 1 लाख के लगभग लोग लेबनान साइड में भी विस्थापित हुए हैं। ऐसा नहीं है ना सर, अगर इजराइल ने टाइम बाय करते हुए अपनी तैयारी की है, तो हिजबुल्लाह ने भी अपनी तैयारी के सबूत दिखा दिए कि किस तरीके से इजराइल की इंपॉर्टेंट लोकेशंस की वो रेकी तक कर चुका है। उसमें कई पोस्ट के वीडियो भी बाकायदा हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किए गए थे। लेकिन अब हम रूस यूक्रेन युद्ध फ्रंट को लेकर एक बड़ी खबर बताने वाले हैं, जहां आपको बता दें, बड़ी खबर आई रूसी हेलीकॉप्टर के बारूदी एक्शन को लेकर। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और वोस्तोव ग्रुप ने यूक्रेन पर मिसाइल भी दागी है। तो अब इस वॉर फ्रंट में किस तरीके से रूसी सेना का एक्शन देखने को मिल रहा है? बड़ी खबर है रूसी हेलीकॉप्टर के बारूदी एक्शन को लेकर, क्योंकि यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अब कैसे हमले को अंजाम दिया गया, ये देखिए तस्वीर। और एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, यूक्रेनी टैंक पर रूस का ड्रोन से हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। T-80 टैंक को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। रूसी हमले में टैंक पूरी तरह से कैसे तबाह हो गया, ये आप देखिए। युद्ध के हालात के बीच एक और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब आसमान से अमेरिका और रूस आमने सामने आ चुके हैं, और रीपर ड्रोन और सुखोई 35 के आमने सामने को लेकर आज एक और बड़ी खबर आई है। सीरिया में दोनों देशों के बीच तनाव के बीच ये खबर, इसका मतलब क्या है एक्सपर्ट से समझना जरूरी है, क्योंकि रीपर ड्रोन और सुखोई 35 का आमना सामना, यानी एक बार फिर अमेरिका और रूस आसमान में आमने सामने। तो ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी अमेरिका और रूस दोनों आमने सामने कन्फ्रंट किया गया है, लेकिन इस बार अमेरिका वर्सेस रूस का मतलब क्या है, क्या तय है महायुद्ध, ये बड़ा सवाल है। बड़ी जानकारी क्या आ रही है? सीरिया में दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी ड्रोन रूसी विमान के बिल्कुल सामने आ गया। हालांकि Su-35 के और MQ-9 रीपर ड्रोन के आमने सामने को लेकर आई ये बड़ी खबर है, जहां जानिए रूस इसको लेकर दावा ये कर रहा है कि अमेरिका ने नियमों का उल्लंघन किया है, जबकि अमेरिका की टकराव की ये कोशिश रूस की तरफ से बताई जा रही है, और साथ ही 24 घंटे में 10 बार नियम तोड़े जाने का रूस से किया जा रहा ये दावा। संजय भारद्वाज सर, ये यूजुअल नहीं है, ये हम ये भी नहीं कह सकते कि एक रूटीन एक्सरसाइज होती है जिसमें दोनों आसपास आ गए हो। ये इतना कैजुअल जितना माना जाता है उतना है नहीं।
देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें। ये आपने जैसे सीरिया का जिक्र किया या लीबिया है, ये फॉल्ट लाइन हमेशा रही है। आप ये बात मान के चलिए कि जब यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है, उसमें सीरियन लड़ाके रूस के साथ खड़े रहे हैं, तो एक तरीके से इनका ओपन जो कन्फ्रंटेशन है वो वेस्ट के साथ में, वो अमेरिका के साथ में रहा है। अब ये ग्राउंड पे, और इसका जो सबसे पीछे जो इसका जो बैकग्राउंड है वो है कि जो सीरिया, लीबिया या ये नॉर्दर्न जो ईस्ट और नॉर्दर्न अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, ये बेसिकली ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, इनमें एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, गल्फ में भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो इस पर वेस्ट अपना कब्जा, अपना एक प्रभुत्व रखना चाहता है, जो कि जिसको सीधा सीधा रशिया चैलेंज करता है। रशिया इनके साथ में खड़ा हुआ है। दूसरा, रशिया का जो अलाइंस है वो वहाँ के कट्टरपंथी जो इस्लामिक रेडिकल फोर्सेज हैं उनका भी समर्थन रहा है। तो ये पोलराइजेशन है, कन्फ्रंटेशन रहेगा, और ये कन्फ्रंटेशन जो अब ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, चाहे इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पर भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आप ये मान के चलिए कि जो यूक्रेन का अभी तक कन्फ्रंटेशन जो चल रहा है, निश्चित रूप से अमेरिका पीछे खड़ा हुआ है। क्या आप ये नहीं मानते कि नियमित रूप से इजराइल को जो हथियारों का सप्लाई हो रहा है वो अमेरिका आज तक करता जा रहा है? बिल्कुल सर, तो अपना अपना जो इंटरेस्ट है वो भी साफ तौर पर झलकता है। जो हालात इस वक्त बेहद खराब बने हुए हैं अरब में, मिडिल ईस्ट में। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेनी ट्रेन पर मिसाइल से हमला किया गया। रूस ने स्कैंडर मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हथियार और सैन्य उपकरणों से लदी ट्रेन पर कैसे हमले को अंजाम दिया गया, तस्वीरें भी सामने आ रही है। आप जरा देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है और तस्वीरें भी। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेनी ट्रेन पर मिसाइल से हमला हुआ है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल किया और फिर कैसे ये जो ट्रेन है वो धुआं धुआं हो गई। इसमें आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही कि हथियार और सैन्य उपकरण थे इस ट्रेन में, और यही वजह है कि इसे रूस की तरफ से टारगेट पर लिया गया। अब रूस यूक्रेन के बीच बेलारूस की जंगी तैयारी को लेकर भी एक खबर आई है, जहां यूक्रेन सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का तिवारी सर मतलब समझूंगी, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन हमलों की आशंकाओं के बीच इस एक्शन का मतलब जानना जरूरी है। पोलैंड के पास मिसाइल सिस्टम की तैनाती, तो ये बड़ी खबर इस हालात के बीच में जहां बड़ी तैयारी बेलारूस की। रूस यूक्रेन जंग के बीच बेलारूस की ये जंगी तैयारी है क्या? यूक्रेन सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का मतलब है क्या? यूक्रेनी ड्रोन हमलों की आशंका के बीच जारी इस एक्शन को लेकर और डिटेल करुणा अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि खबर ये आई कि पोलैंड के पास मिसाइल सिस्टम की तैनाती की जा चुकी है। अब ये तैनाती किस तरीके से, बेलारूस की ये तैयारी एक बड़ा संकेत है। इस डिप्लॉयमेंट का मतलब जानना जरूरी है। ये डिप्लॉयमेंट हो रही है पोलैंड के पास, मिसाइल सिस्टम की तैनाती। इसीलिए करुणा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहेंगे, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बीच ये एक्शन बहुत बड़ा है। करुणा। बिल्कुल सुरभि, और देखिए इस पर जानकारी हम देते हैं। रूस नेटो की जंग, बेलारूस तक कैसे विध्वंस मचा हुआ है, यह आप समझिए जरा। बेलारूस ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। यूक्रेन बॉर्डर और पोलैंड सीमा पर हो क्या रहा है? यूक्रेन बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। पोलैंड सीमा मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो आप देखिए किस तरह से हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि रूस का अगला टारगेट पोलैंड हो सकता है। वजह क्या है? यूक्रेन से ड्रोन अटैक की जो आशंका है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, और इसी को लेकर बेलारूस सीमा के पास नाटो की जो तैयारी है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। नाटो का डिफेंस लाइन का जो प्लान है वो देखने को मिल रहा है। ओपी तिवारी सर, ये तो कहा ही जा रहा था कि हो सकता है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है, रूस के अगले टारगेट पर पोलैंड भी हो सकता है। अब इस तैनाती का मतलब जरा आप समझाइए। करुणा, मैं इसमें दूसरा लाइन ऑफ एक्शन लाने की कोशिश करूंगा। हाँ। देखिए, अभी तक यूक्रेन में सारी तैनाती हो रही थी, अब ये सब पोलैंड की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसका मतलब कुछ हद तक तो रशिया अपने एम में सक्सेसफुल हो गया है कि नाटो का जो तैनाती थी, नाटो का जो कंसंट्रेशन हो रहा था, यूक्रेन से शिफ्ट होकर पोलैंड की तरफ चला गया है। और यूक्रेन को कोई भी आर्म्स, अब काफ़ी कटौती हो चुकी है। अब देखिए, रशिया का यूक्रेन पर अटैक चलता रहेगा, आइसोलेटेड अटैक्स हो रहे हैं जब तक वो रोस्तोव से लेकर क्रीमिया तक का जो लैंड लाइन है पूरी तरह से सिक्योर ना कर सके। रशिया का ये उद्देश्य कभी भी नहीं होगा कि वो पूरे यूक्रेन को कब्जा कर सके, लेकिन कुछ तरीके से ये सक्षम हुआ है कि पोलैंड की तरफ शिफ्ट कर लिया है। लेकिन जो तैनाती है पोलैंड की तरफ से, पोलैंड की अगर ज़मीन से अगर उन्होंने रशिया के ऊपर अटैक किया, तब ये वॉर बहुत ही विध्वंसक हो जाएगा, तब किसी कंट्रोल के बस में नहीं रहेगा। ये गलती अगर हुई पोलैंड की तरफ से, तो ये विध्वंसक और ये काफ़ी खतरनाक और वॉर काफ़ी आगे बढ़ सकता है।
लेकिन इस तरह से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके से, जिस तरीके से मतलब यूक्रेन में ये लोग पहले इंस्टॉल करते थे, यूक्रेन में ये फोर्सेज इकट्ठा कर रहे थे, उसमें काफ़ी कमी हो गई है। और नाटो ने अपना जो बेस है वो पोलैंड की तरफ शिफ्ट कर लिया है, पोलैंड की तरफ। पोलैंड और बेलारूस में, ये दूसरा दोनों का हो सकता है, बेलारूस में तैयारी चल रही है। लेकिन ये अगर कन्फ्रंटेशन, अगर ये लड़ाई हुई, पहला अटैक अगर पोलैंड से हुआ, तब ये वॉर एक डिफरेंट टर्न ले लेगा। बेलारूस के वाया बेलारूस भी तो रूस अपने कब्जे को और जिस तरीके से साबित कर सकता है, वो आज के टाइम में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 दिन पहले ही ज़ेलेंस्की की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया कि युद्ध को और ज्यादा समय तक नहीं खींचना चाहिए। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है बाल्टिक रीजन में नेटो की बड़ी युद्ध की तैयारी को लेकर, जहां स्वीडन में नेटो सैनिकों ने गुरिल्ला वॉर की तैयारी कर ली है। आपको बता दें, बॉल्टॉप 24 एक्सरसाइज में रॉयल मरीन के शक्ति प्रदर्शन को लेकर इनपुट है। 20 नेटो देशों की सेना यहां पर जिस तरीके से ताकत दिखा रही है, ये इस वक्त के हालात में किए जा रहे मरीन एक्शन को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि ये नेटो की बड़ी युद्ध की तैयारी मानी जा रही है। और ये तैयारी कहां हो रही है? ये तैयारी हो रही है बाल्टिक रीजन में। अब स्वीडन में नेटो सैनिकों की गुरिल्ला वॉर की तैयारी की बाकायदा तस्वीरें भी आई हैं सामने। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां रूस ने अब शुरू कर दी है नेटो से युद्ध की तैयारी, क्योंकि मिसाइल प्रोडक्शन में जबरदस्त तेजी को लेकर इनपुट आ रहा है। आपको बता दें, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल रूस तैयार कर रहा है। न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाने के जो संकेत मिले हैं, उसी के बारे में और इंफॉर्मेशन करुणा थोड़ी देर में देंगे, क्योंकि सुरक्षा के लिए जिस तरीके से पुतिन तैयारी रखने की बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, ये बड़ी खबर अब सामने आई है। पुतिन का ये बड़ा बयान और रशिया की इस मिसाइल को लेकर की जा रही तैयारी के बारे में करुणा, और क्या खबर? बिल्कुल सुरभि, देखिए बड़े युद्ध की तैयारी में रूस कैसे नजर आ रहा है, यह अब दर्शकों को बताना जरूरी। दरअसल इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें रूस की तरफ से मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। स्ट्रेटेजिक वॉरहेड्स के प्रोडक्शन में तेजी रूस की तरफ से लाई जा रही है। इसके अलावा खबर क्या है? न्यूक्लियर बॉम्बर्स TU-160 रूस बहुत तेजी के साथ तैयार कर रहा है। TU-160 बॉम्बर के लिए 3 नए वर्कशॉप्स को तैयार कर दिया गया है रूस की तरफ से। तो यह बेहद ही विध्वंसक तैयारी है। सुरभि, बिल्कुल। अब सोई सर, ये तैयारी जरा मतलब समझा दीजिए, क्योंकि रशिया जिस तरीके से हर अलग अलग फ्रंट पर आज के हालात में दावे कर रहा है, क्या इस वक्त भी वो ये चाहता है कि इससे पहले कि यूक्रेन पूरी तरीके से सरेंडर करने के तहत सेटलमेंट की टेबल पर आए, उससे पहले रशिया ये प्लानिंग कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा कि ये पिछले जब से युद्ध शुरू हुआ है बहुत डेवलपमेंट हुई है। हथियारों के क्षेत्र में नए नए हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है, और रशिया ने अपने हथियार प्रोडक्शन में कमी नहीं की, उल्टा बहुत तेज़ी लेके आए। यही कारण है कि आज 855 दिन हो गए और उसके बाद भी रशिया युद्ध जारी कर पा रहा है, लड़ पा रहा है, क्योंकि इनका अपना सिस्टम है, अपनी फैक्ट्रियाँ, सब कुछ अपना ही बनाते हैं। और ये आज जैसा बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट रेंज के मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, TU-160 बढ़ा रहे हैं, तो वाकई में दुनिया के लिए एक चिंता का सबब बन जाता है। खासतौर से जो TU-160 है, जो न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है और अत्यधिक आधुनिक एयरक्राफ्ट है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, यहाँ पे जब भी आप स्वीडन में एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, स्वीडन ने मार्च 24 में सबसे नया मेंबर है, 32वां मेंबर था, अभी ज्वाइन किया है नेटो को। और वहाँ पर एक्सरसाइज का मतलब शायद उनको ये भरोसा दिलाना भी है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम इकट्ठे जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, आपस की ड्रिल सेट करेंगे। और जिस प्रकार से पोलैंड और बेलारूस में इकट्ठे हथियारों की डिप्लॉयमेंट हो रही है, वाकई में ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है। क्यों हो रही है? क्या ये यूक्रेन के बाद कहीं ना कहीं पोलैंड, बेलारूस या नेटो की तरफ बढ़ जाएगा? ये रशिया भी तैयारियां पूरी करके बैठा हुआ है, और क्योंकि वो देख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो यूक्रेन को पिन पॉइंट अटैक करने के सिस्टम मिल रहा है, अभी वो रशिया के अंदर अटैक कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं रशिया इसका ध्यान। बिल्कुल सर, संजय सोई सर। और अगर पोलैंड कंट्री जिस चाहे हम जिक्र करें अब नेटो कंट्री पोलैंड या किसी का, वो रेड लाइन अगर रूस क्रॉस करता है तो फिर तो बड़ा विध्वंस मचेगा। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं सर, दुनिया का सबसे विध्वंसक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया है यूक्रेनी हमले में। तबाह हुआ है रूसी S-500 सिस्टम, ये सोर्सेस हमें बता रहे हैं। ATACMS क्लस्टर मिसाइल से S-500 पर हमला किया गया, सोर्सेस से जानकारी। एक S-500 सिस्टम की कीमत कितनी है? $600 मिलियन। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है। तो आपको बता दें कि S-500 को दुनिया का सबसे विध्वंसक और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको यूक्रेनी हमले में तबाह कर दिया गया है। एक
क्विक रिएक्शन इससे पहले कि लेबनान फ्रंट से आ रही भारद्वाज सर बड़ी खबर का मैं रुक करूं, उससे पहले रशिया और यूक्रेन भले ही सेटलमेंट की बात करें, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन जिस स्तर पर जारी हैं उसको लेकर सवाल। भारद्वाज सर। नहीं, देखिए मैं एक दो बातें और जोड़ना चाह रहा हूं। जो सोही साहब बात कर रहे थे, जो आप बात कर रहे हैं, देखिए ये फाइनल लड़ाई क्या है। लड़ाई है जो मैं जिस थ्योरी को मैं आगे बढ़ाता हूं, एक बैलेंस ऑफ थ्रेट और बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है। देखिए रशिया चाहता है कि जो बैलेंस ऑफ थ्रेट है वो यूरोप तक सिमट जाए, वो यूक्रेन तक ना आए, यूक्रेन से अब पोलैंड पे चले गई है और बेलारूस में अब तैयारियां हो रही है, पोलैंड में अब तैयारियां हो रही है। चूँकि रशिया अब रिविजनिस्ट बन रहा है, क्योंकि जो ईस्ट यूरोपियन जो क्षेत्र था वो रशिया के कंट्रोल में 1917 के बाद से रहा है, 1990 तक। तो वो दोबारा से उसको गेन करना चाहता है अपने प्रभाव क्षेत्र को, और उसको जो वेस्ट का जो एक पावर बढ़ रहा था उसको बैलेंस करने की तरफ बढ़ रहा है, बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी। और उसी में ही ये जो आर्म्स का एक्विजिशन है, न्यूक्लियर आर्म्स प्रोडक्शंस में बढ़ोतरी करना, और यूक्रेन में अपना पूरा दबदबा, जिस तरीके से रशिया स्ट्राइक को, ऑफेंस को मजबूत करता जा रहा है, तो निश्चित रूप से रशिया अपना ये जो प्रभाव क्षेत्र जो इसका खो गया था उसको रीगेन करने की तरफ बढ़ रहा है। बैलेंस ऑफ पावर के तहत आपने ये बात हमें समझा दी, लेकिन इस वक्त लेबनान फ्रंट पर इंबैलेंस होती स्थिति को लेकर एक बड़ी खबर है, क्योंकि लेबनान सीमा पर पहुंचे इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ। आपको बता दें, रिजर्व यूनिट के साथ हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारी, रिजर्व फोर्स का बॉर्डर के पास हमले का अभ्यास। आपको बता दें, बिहेड़ और पहाड़ी इलाकों में हमले के अभ्यास को लेकर इस वक्त एक इनपुट है, जहां हर्जी हलेवी ने जंगी तैयारियों का जिस तरीके से पूरा जायजा लिया है उसको लेकर खबर बड़ी है। तो अब रिजर्व यूनिट के साथ हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारी और लेबनान सीमा पर पहुंचे चीफ ऑफ स्टाफ को लेकर बड़ी खबर। और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है नॉर्थ इजराइल से, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स की बहुत बड़ी तैनाती। इजराइल ने बड़ी संख्या में मरकवा टैंक्स को तैनात कर दिया हिजबुल्लाह के खिलाफ। इजराइल की कई इन्फेंट्री नॉर्थ इजराइल पहुंच गई है बहुत तेजी के साथ। यहां पर मूवमेंट हो रही, डिप्लॉयमेंट हो रही है। गाजा से 2 IDF ब्रिगेड नॉर्थ इजराइल ट्रांसफर भी किए गए।